Okay. Hello. Yeah. So, hello students. I think my voice is not clear. Yeah. ओके, कोई बताएगा कि मेरी आवाज आ रही है? um, wait. हाँ, क्या इश्यू आ रहा है? हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, राइट? तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। हमने देखा था फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, कि क्या-क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे रेसिस्टेंस को, राइट? तो हमने जिसमें देखा था कि कुछ उसका लेंथ होता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और उसका मटेरियल पे बेस होते हैं कि उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा। जैसे इंसुलेटर में देखा था हमने कि इंसुलेटर में कि इंसुलेटर में देखा था कि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है जिस कारण उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाता है, राइट? तो ये चीज़ें हमने देखी थी। नाउ वी आर गोइंग टू
forward to the next topic. Okay, that is the topic is resistance of a system of resistor. मतलब यहाँ पे आपने अभी तक पढ़ा नॉर्मल सर्किट, राइट? एक आपने क्या पढ़ा यहाँ पे? नॉर्मल सर्किट। देखो, देखिए, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? नॉर्मल सर्किट पढ़ा था, ठीक है, पहले, जिसमें सिर्फ आपका मात्र ऐसा एक, जिसमें कुछ बैटरी लगी होती थी और उसमें एक ही रेजिस्टेंस होता था, ठीक है, जहाँ पे आपको भाई वोल्टेज सोर्स का दिया जाता था, कितना वोल्टेज करंट दिया जाता था, और भाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको वी आई आर मतलब इन तीनों में से दो वैल्यू दी जाती थी और एक आपको निकालनी होती थी, तो अब वो आप इजीली निकाल लेते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। मतलब सिंस आपने अभी तक जो भी चीज पढ़ी है वो एक रेजिस्टेंस पढ़ी, मतलब उसको हम बोलेंगे सिंगल सर्किट, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। मतलब यहाँ पे जो होगा वो हमारे पास होंगे दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर, ठीक है। अब हम इनको सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसा फॉर्मूला लगाते हैं, इनको कैसे ऐड करते हैं, वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं, राइट। लाइक अब मैंने आपसे बोल दिया, मान लीजिए कि हमारे पास दो रेजिस्टर है। कितने हैं? दो रेजिस्टर है। अब आपको इनको R1 और ये वाला है R2, इनको अब सर्किट में ऐड करना है, तो कैसे करोगे? ठीक है। अब इनको सर्किट में ऐड करने के दो तरीके हैं, ठीक है। मतलब सर्किट में इनको अरेंजमेंट करने के हमारे पास दो अरेंजमेंट्स हैं। पहला, हम इनको डायरेक्ट ऐसे लगा दें, एक एंड से एक रेसिस्टर का जो एंड, राइट, बोलेंगे हम सीरीज। क्या बोलेंगे? सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। एक एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भैया एक काम करो, जितने भी रेजिस्टेंस मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, दोनों के एक एंड को एक साइड जोड़ दो और दूसरे एंड को एक साइड जोड़ दो, ठीक है भैया, ठीक है। ये से ये दोनों के एंड एक साइड जोड़ दिए और यहाँ पे भी, राइट, ये, और इनको कनेक्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स से। ये दो तरीके होते हैं हमारे पास। इस वाले अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल, तो बोलते हैं पैरेलल सिस्टम। सिंस ये आपस में आपको पैरेलल दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल सिस्टम। सिंस ये आपको सीरीज में दिख रहा है एक के बाद एक, तो ये ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ मात्र दो ऑप्शन है। पहला, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम पढ़ते हैं पहले पहला टॉपिक सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई आपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए, पर आप इसमें करंट कैसे निकालोगे? आपने पता है, जैसे आप यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस था, तो आप यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर लगा के फॉर्मूला निकाल लेते थे, और यहाँ पे तो आपके पास दो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ, और यहाँ पे तो आपका एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस, उस दो रेजिस्टेंस को एक में कैसे बदलोगे, हम ये सीखेंगे, ठीक है। और फिर पैरेलल में सिमिलर हम देखेंगे कि भाई पैरेलल में जब ऐड करते हैं तो हमें किस किस तरीके से वोल्टेज या फिर किस तरीके से करंट निकाल सकते हैं, या फिर किस तरीके से दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो वो मैं उसका डेरिवेशन आज करके दिखाऊंगा, राइट। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो है अपने पास रेसिस्टर इन सीरीज, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ी स्पेस कर लेता हूँ मैं, ठीक है, तो अपने पास जगह मिल जाए डेरिवेशन की भी। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेसिस्टर इन सीरीज का मतलब होता है कि एक के बाद एक आप रेसिस्टेंस लगा देते हो सर्किट में, राइट। जैसे हमारे पास मान लो दो रेसिस्टेंस का सर्किट है, ये
हमने इस प्रकार से लगा दिया, राइट। यहाँ पे V सोर्स, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया I, ठीक है। ये हो गए 2 रेसिस्टेंस का। अब मान लो अपन को 3 रेसिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना है, कैसे बनाएंगे? सिमिलर, ये 3 रेसिस्टेंस का हो गया, ऐसे ही बना दो भाई, एक के बाद एक। R1, R2, ये R3, ठीक है। तो 3 रेसिस्टेंस का जब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका वही, यदि हमें इसको अब फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ भी हम ओम्स लॉ ही यूज करेंगे, पर हम यहाँ पे जो R यूज करेंगे वो R इक्विवेलेंट यूज करेंगे, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट क्या होगा इन तीनों का, वो हम यहाँ पे यूज करने वाले। मतलब इन तीनों को जब आप ऐसा बोलो कि तीनों को एक, यदि हम इसको इस ऐसे देखें कि भाई अपन को मान लो ऐसे पुट करना है, ठीक है, एक इनको एक रेसिस्टेंस में यदि अपन रिप्रेजेंट करना है तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा और यहाँ पे भी, राइट। तो यदि हमें ये देखना है R1 और R2 और R3 को आर इक्विवेलेंट में करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, चलो देखते हैं, राइट। अब देखो, ये एक बात बताओ कि ये एक पूरा एक कंडक्टर है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक पूरा कंडक्टर इस सर्किट में, ठीक है। आप इसको देखो, ठीक है, अपन जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो इस वाले सर्किट से करने वाले हैं, ठीक है, 3 रेसिस्टेंस का, क्योंकि आप 3 रेसिस्टेंस से यदि डेरिवेशन कर लोगे तो 2 से भी आराम से कर लोगे, फिर 4 वाले से भी सीख जाओगे, 5 वाले से भी सीख जाओगे, ठीक है। तो अभी आप सिमिलर देखो कि ये वाला देखो कि हम 3 रेसिस्टेंस के साथ कैसे डेरिवेशन कर रहे हैं, राइट। देखो, ओके, नाउ R1, R2 और R3, राइट। तो V है, I है, R1, R2, R3। अब ये मैं क्या बोल रहा था कि ये पूरा आपके पास एक कंडक्टर है, यहाँ से लेके इस एक एंड से लेके ये एंड तक पूरा कंडक्टर। तो आपको पता है भैया, जब भी पूरा एक कंडक्टर हमारे पास होगा तो उसमें करंट जो है वो हर जगह क्या होगा, आई। ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ पे 3 एम्पियर है, यहाँ पे 4 एम्पियर है, यहाँ पे 5 एम्पियर है, यहाँ पे कुछ और है। मतलब यदि आपके पास एक ही वायर है, पूरा एक ही कंडक्टर है, तो उसमें हर जगह जो आपका करंट होगा वो सेम होगा। तो हमने वाले जो हर जगह करंट है वो कितना है, आई, ठीक है। कितना करंट है, आई। हर जगह करंट क्या होगा, आई। अब देखो, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे R1 है, तो आपको पता है भैया, तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग है हमारे पास अभी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, V1 मान लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये मान लो, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V2, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ अलग ड्रॉप होगा, वो होगा V3, हमने मान लिया, लेट अस सपोज, ठीक है। अब ये बताओ कि हम इसको वोल्टेज सोर्स सप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके पूरा V कितना सप्लाई कर रहे हैं, V, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो इसमें हो रहा है, इस वाले सेकंड रेजिस्टेंस में हो रहा है, थर्ड रेजिस्टेंस में हो रहा है, कितना हो रहा है, V1, V2 और V3। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने पूरा V वोल्टेज सप्लाई किया है वही होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर, बोल सकते हैं ना भैया, क्योंकि हम यहाँ पे कितना सप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज V, और वही कितना ड्रॉप हो रहा है वहां पे V1, V2, V3। तो हम ये बोल सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होगा, V के, राइट। तो यहाँ पे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखो कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाला जो सर्किट है वो इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ये कौन सा इक्विवेलेंट सर्किट है ये हमारा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, बोल सकते हैं इक्वल्स टू। अब देखो V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई आर वन। V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, आई आर टू। V3 की जगह क्या लिख सकते हैं, आई आर थ्री। अब यहाँ पे जो हमारे पास आई है वो कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा सब दूर से, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया
क्या आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, वो किसके बराबर आया, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो हम बोलेंगे यदि सीरीज में हमारे पास, यदि हमारे पास सीरीज में रेसिस्टेंस है कोई भी, तो हम उनको ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे रेसिस्टेंस है R1 R2 और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका क्या जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हम यदि उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सिर्फ सिंगल सर्किट से, तो हम उसको प्रेजेंट कर देंगे, उन तीनों को ऐड करके उसका R इक्विवेलेंट लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल पे समझाता हूँ, देखो। तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ये है मान लो 10 5 10 ओम 5 ओम और ये मान लो 15 ओम। ठीक है, और यहाँ पे 30 वोल्ट। अब उन्होंने बोल दिया भैया करंट निकालो। तो पहले तो आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। इक्विवेलेंट सर्किट के लिए क्या चाहिए आपको, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना होगा, 10 प्लस 5 प्लस 15 कितना होगा, 30 ओम। ठीक है, कितना होगा, 30 ओम। राइट। तो हम, हमारे पास फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे I पता नहीं है हमें, V पता है 30 वोल्ट, I पता नहीं है, इंटू आर इक्विवेलेंट कितना आया, 30 ओम। तो यहाँ पे I कितना जाएगा हमारे पास, 30/30 वोल्ट बाय ओम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट फ्लो कितना होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, मतलब ये बात समझ में आ रही है आपको। हमने जो पहले आपने पढ़ा था वो सिंगल सर्किट के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे मल्टीपल, मतलब मल्टीपल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं एक ही सर्किट में। ठीक है, तो आप उसको सिंगल सर्किट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो चीज हम सीख रहे हैं। क्या चीज सीख रहे हैं कि आप आपके पास दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस है, तो आप उसको एक सिंगल सर्किट में, सिंगल रेसिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि हम उसके जो भी पैरामीटर्स हैं, वोल्टेज, करंट या फिर जो टोटल आर इक्विवेलेंट है, वो कैसे निकाल पाए, हम वो सीख रहे हैं। राइट, क्योंकि भाई आप मान लो बहुत सारे रेसिस्टेंस दिए हुए हैं अपने घर में, मतलब हजारों चीजें, इक्विपमेंट्स, उसमें हर में रेसिस्टेंस है। ठीक है, हर चीज में रेसिस्टेंस है उसमें। तो भाई मतलब 10 इक्विपमेंट्स है, पंखा, लाइट, कूलर, सब चीज मिला के 10-15 चीजें हैं। तो आप भाई अलग अलग कैसे निकालोगे, देखोगे भैया वो पैरेलल में है या सीरीज में है, फिर उसी फॉर्मूले से जैसे मान लो सीरीज में है, तो इस सीरीज के फॉर्मूले से उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लोगे। वो पूरा घर कितना करंट खींच रहा है वो आप निकाल लोगे। समझ रहे हो। यदि हम, या फिर ऐसे मान लो घर में यदि आपके पैरेलल पैरेलल सर्किट है बना हुआ है, तो घर में एक्चुअली पैरेलल ही होता है। ठीक है, तो यदि मान लो पैरेलल सर्किट बना, पैरेलल रेजिस्टेंस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आप भाई पैरेलल से निकाल लो। ऐसा तो है नहीं कि भैया हर एक उसमें करंट देखोगे जा जाके कि कितना करंट है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो आप क्या करोगे, उसका एक आर इक्विवेलेंट निकालोगे पहले। आर इक्विवेलेंट निकालोगे, बस फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। समझ रहे हो, हम यहाँ पे एक चीज क्या कर रहे हैं कि जितने भी रेसिस्टेंस है उसको एक रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। भले आपके पास 1000 रेसिस्टेंस भी क्यों ना हो, आप उसको एक रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो, आपका करंट इजीली निकल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। सिर्फ इतना सा हम इस पे ये सीख रहे हैं कि हमको आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, सीरीज में कैसे निकालना है। सीरीज में हो तो उन सबको ऐड कर दो, आर तो आपका आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। पैरेलल में कैसे निकालना है वो हम अभी अभी आगे सीखने वाले हैं, तो आपको समझ में आया। अब चलो मैं आपको नॉर्मल एक ऐसी क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकालने का, करंट तो क्योंकि आप निकाल ही लोगे। ठीक है, कुछ वोल्टेज सोर्स लगा है, वोल्टेज सोर्स बता नहीं रहा। तो यहाँ पे मान लो 100 ओम का रेसिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो 115 ओम का रेसिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो 20 ओम का रेसिस्टेंस है। बताओ आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, निकालो। मैंने बताया, ये देखो देख के पता चल गया सीरीज में है। तो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 कितना है 100, प्लस R2 कितना है 115, प्लस R3 कितना है 25, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 235 ओम। ये आ गया आपका आर इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आया। आर इक्विवेलेंट निकालने का सीधा सा मकसद आपका यही है कि आप उस इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट जो आपको इतना खतरनाक डरा रहा है कि भाई इसमें हम करंट कैसे निकालेंगे, उसको एक सिंपल सर्किट में बना दो, सिर्फ सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के। अंडरस्टूड। अब हम फटाफट पैरेलल देख लेते हैं, पैरेलल में क्या है। पैरेलल भी उतना ही सिंपल जितना सीरीज है, बस पैरेलल में उसको हमने जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ अलग तरीके से उसमें डिजाइन करा है। ठीक है,
देखो मैं बताता हूँ, हमने सीरीज में क्या करा था, एक के बाद एक लगाया था। पैरेलल में क्या होता है, हमारे पास दो रेसिस्टेंस हैं R1, अब इनको लगाना है हमें सर्किट में। पैरेलल मतलब पैरेलल लगा दो, मतलब इन दोनों रेसिस्टेंस के जो एंड है वो एक जगह जोड़ दो, एक पॉइंट जोड़ दो, और दूसरे एंड है वो एक पॉइंट जोड़ दो, ठीक है। रेसिस्टेंस R1 है, रेसिस्टेंस R2 है, इन दोनों का एक पॉइंट पे जोड़ दो। ये जोड़ दिया हमने भैया, ठीक है। इन दोनों का एक दूसरा एंड एक पॉइंट पे जोड़ दो, ये जोड़ दिया। लगा दो इसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड। ये हो गया हमारा पैरेलल। पैरेलल में कुछ नहीं करा हमने भैया, पैरेलल में सिर्फ यही चीज करी है कि जो हमारा R1 है और R2 है, उसके R1 का एक एंड लिया, R2 का एंड एक एंड लिया, दोनों को जोड़ दिया। दूसरे एंड दो बचे, उन दोनों को जोड़ दिया, और उन दोनों को हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स से। सीरीज में क्या करा था, हमारे पास R1 था, ठीक है। मैं इसे बना के दिखाता हूँ। सीरीज में क्या करा था, देख लो डिफरेंस, डिफरेंस अभी देख लो, ताकि अब भी देख, दोनों को देखोगे तो क्लियर होगा। सीरीज में क्या करा था, ये एक एंड है R1 का, ये दूसरा एंड है, और R2 है, ठीक है। यहाँ यहाँ देखो, ये R2 है, ठीक है। पैरेलल में इसको और इसको जोड़ दिया, ये वाले एंड को, ठीक है, और इसको इसको जोड़ दिया। सीरीज में क्या करेंगे, ये वाले और ये वाले एंड को जोड़ देंगे, और यहाँ से हम ऐसे सर्किट बना देंगे, ठीक है। पैरेलल में इन दोनों को और जोड़ दिया। मैं अलग कलर से बना देता हूँ पैरेलल में, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। पैरेलल में इन दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ दिया, और जो रेड में दिखा रहा है वो क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है, ब्लू वाला, राइट। तो सीरीज और पैरेलल का समझ में आया। पैरेलल में, सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस, अब फटाफट हम देख लेते। यदि तीन रेजिस्टेंस हो तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, फिर हम उसका डेरिवेशन देख लेंगे। जल्दी जल्दी आज हमें चैप्टर खत्म करना है, रिवीजन पूरा खत्म करना है, राइट। पूरा समझ में आएगा, और चिंता मत करिए। देखिए, तीन रेजिस्टेंस हमारे पास R1 है, R2 है, और एक और यहाँ पे लिख लो R3 है, राइट। R1, R2 और R3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़, मैंने बोला जितने भी रेजिस्टेंस है उनके एक एंड को एक साइड जोड़ दो और दूसरे एंड को एक साइड जोड़ दो। तो हमने पहले लगा लिए भैया, R1, R2, R3, ये R1, R2 और R3, ये तीनों के एक एंड एक साइड जोड़ दिए, और यहाँ भी हमने तीनों के एक एंड एक साइड जोड़ दिए, ठीक है। रुक जाओ जरा, थोड़ा सा सेल अच्छे से बनाता हूँ, सेल ही तो मेन है, राइट। ये बन गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सर्किट, राइट। हमने कितना सोर्स लगाया यहाँ पे, वेट, कितना सोर्स लगाया यहाँ पे हमने, V वोल्टेज का। करंट हमने लेटेस्ट एज्यूम I जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो कंडक्टर है वो यहाँ पे डिवाइड हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक जो वायर था वो हमारे तीन वायर में डिवाइड हो गया। कितने में डिवाइड हो गया, तीन वायर में। तो अब जो हमारा करंट है वो भी डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास उसमें क्या था, सीरीज में एक ही कंडक्टर था, एक पूरा वायर था, तो उसमें एक ही करंट फ्लो हो रहा था। अब यहाँ पे क्या, हमारे पास तीन तीन वायर अलग अलग हो गए, ठीक है। एक पॉइंट से करंट जा रहा था यहाँ से, तो यहाँ पे आके हमारे जो वायर है वो तीन वायर में डिवाइड हो गए, तो हमारा करंट भी डिवाइड हो जाएगा। हमने नाम दे दिया I1, I2 और I3, ठीक है। क्या नाम दे दिया, I1 पहले वाले में फ्लो हो रहा है, मान लो I2 दूसरे वाले में फ्लो हो रहा है, और I3 दूसरे वाले में फ्लो हो रहा है। ये चीज समझ में आई। अब देखो यहाँ पे, और अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो I1 और I2 और I3 का सम होगा वो किसके बराबर होगा, I के। भाई एक बात मानो, यहाँ से 10 कॉकरोच गए, तीन इधर गए, चार इधर गए, और फिर वापस तीन इधर गए, तो जो तीन, चार और तीन का जो सम है वो ये यहाँ से जाने वाले कॉकरोच का ही है ना भाई, दूसरा तो रास्ता है नहीं, वो कहीं से घुस गए होंगे। करंट के पास दूसरा कोई सा रास्ता है क्या बीच में, नहीं है ना भाई, करंट के पास दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो
वो कहीं से जाएगा ही नहीं। तो मतलब जितना करंट यहाँ से जा रहा है इधर, उतना ही करंट इधर से बाहर निकलना चाहिए पूरे में से। तो हम इन तीनों का सम करेंगे तो उतना ही करंट हमारे पास अंदर जा रहा है, मतलब आई जा रहा है, तो इन तीनों का सम भी कितना होगा, आई। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब जितना एक लॉ होता है किरचॉफ्स लॉ, जिसमें ऐसा बताते हैं कि जितना करंट आपका जाता है, मान लो आई करंट जा रहा है, तो यहाँ जो आउटपुट करंट, इनपुट करंट इज इक्वल्स टू आउटपुट करंट होता है। इनपुट करंट इज इक्वल्स टू आउटपुट करंट होता है। ठीक है, तो जो हमारा आई होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ कि हमने यहाँ पे लगाया वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ से लेके और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा ना भैया। यहाँ पे कोई रेसिस्टर है क्या, तो ड्रॉप, यहाँ पे कोई रेसिस्टर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक। तो इन बीच के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा, वही इन बीच के, इन पॉइंट के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इन दो पॉइंट के बीच में होगा। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, मतलब हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। R1 के अक्रॉस भी कितना है, V। R2 के अक्रॉस भी कितना है, V। R3 के अक्रॉस भी कितना है, V। तो हम यहाँ से, यदि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हर एक रेसिस्टेंस में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, बताओ फटाफट। V इज इक्वल्स टू I1 R1। भाई V, R1 के अक्रॉस V है ना, तो करंट कितना जा रहा है, I1, और रेसिस्टेंस कितना है, R1। दूसरे में लगाए तो I2 R2, तीसरे वाले में लगाया तो I3 R3। ठीक है, तो यहाँ पे अब जरा देखो फटाफट, यहाँ पे प्लेस करो। I1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, V अपॉन R1, प्लस I2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, V अपॉन R2। अरे भैया इधर से देखो, इधर से, ये यहाँ से I2 को एक जगह रहने दो, R2 को इधर ले जाओ, V के नीचे तो डिवाइड हो जाएगा। प्लस I3 को क्या लिख सकते हो, V अपॉन R3 इज इक्वल्स टू, I को क्या लिख सकते हो, V अपॉन R इक्विवेलेंट। भैया अपन ने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे ये तीन का, जैसे यहाँ पे अपन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया मान लो इसका, तो इन तीनों को एक ही रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे। उसका वैल्यू क्या होगी, आर इक्विवेलेंट, वोल्टेज वी सोर्स। तो वहां पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, भाई सेम ही होगा ना इक्विवेलेंट। इसका ही तो मैंने वो बनाया है, इसको तो प्रेजेंट कराया है यहाँ पे। तो V इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट, राइट। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, देखो। ठीक है, आर इक्विवेलेंट। तो अब यहाँ से आपको V कॉमन आ जाएगा, तो V जो है वो कट जाएगा। एक काम करते हैं, कॉमन लेते हैं, नहीं तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। V अपन कॉमन ले लिया हमने, तो शिट, 1/R3। V कॉमन लिया, यहाँ पे V अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब कॉमन लेने के बाद तो भाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, 1/R R EQ मतलब इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या है हमारे पास, पैरेलल में लगे हुए रेसिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सीरीज का क्या होगा, जो हमने देखा था सीरीज का था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका था, सीरीज का। सीरीज में क्या हो जाता है, डायरेक्ट एड। और ये किसका है, पैरेलल का। तो भाई 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। किसका है, पैरेलल का। मान लो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम उसका हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, जो कि लास्ट टॉपिक है, उसमें पावर है, थोड़ा सा मैं पावर ही समझा दूंगा, राइट। देखो, अब मान लो फटाफट मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, तीन रेसिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में। ठीक है, एक का है 2, दूसरे का भी है 2, तीसरे का भी है 2।
ठीक है, तो फटाफट इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। क्या कैसे निकालोगे? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू निकालना पड़ेगा दोस्त। क्या निकालना पड़ेगा? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट। R1 कितना है? 1/2। R2 कितना है? 1/2। R3 कितना है? 1/2। यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, फिर क्या आएगा? 1 + 1 + 1 3, तो यहाँ पे आएगा 3/2। तो यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट कितना आया? 3/2। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2/3। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आया? 2/3। अब समझ में आया फॉर्मूला कैसे लगाना है? चलो अब मैंने मान लो इसी में वोल्टेज दे दिया आपको 20 वोल्ट, तो करंट निकालो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, निकालो। क्या लगाओगे? V इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। V कितना है? 20। I पता नहीं है, R इक्विवेलेंट 2/3। तो यहाँ से कितना जाएगा? I इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3/2 10 30 एम्पियर। समझ में आई बात? 30 एम्पियर, राइट, वेरी गुड। नाउ तो ये जो थे वो हमारे पास, वेट, ओके, तो हमारे पास ये जो थे वो थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम कितनी तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन का सीधा सा मीनिंग ये था आपने भैया कि हमारे पास यदि दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हैं तो हम कैसे उनको कनेक्ट कर सकते हैं, और यदि हमने कनेक्ट करे हैं तो हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें कैसे निकालेंगे? यदि उसके पैरामीटर्स निकालना, मान लो सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके पैरामीटर्स निकालना है। पैरामीटर्स होते हैं कि भाई जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं, जो भी उससे रिलेटेड वैल्यूज है, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस, बाकी जो भी चीजें हैं वो कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा आर इक्विवेलेंट निकाल लो आप बस, और उसको एक सिंपल सर्किट में ड्रॉ कर दो, तो आपको सिंपल सर्किट ड्रॉ कर दिया, बस आपको सिंपल सर्किट का तो बाकी चीजें निकालना आती है, ठीक है। आपके पास हजारों रेसिस्टेंस हो फिर भी उसको क्या करो कि एक सिंगल रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट पे बना के ड्रॉ करो और उस पर लिख दो भाई आर इक्विवेलेंट, और जितनी वैल्यू आ रही है उसको निकालो और फिर सोल्व करो, ठीक है। अब चलो एक और, अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी होता है, वो कैसे होता है। मतलब सीरीज, एक ही सर्किट में सीरीज भी है और पैरेलल भी, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमने लगाया वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ठीक है, R2 और R3। अब बताओ फटाफट, R2 और R3 किस में है? R1 को भूल जाओ, R1 पे ऐसे हाथ रख लो, ऐसे करके, ऐसे मेरा हाथ है वो R1 पे रखो, हाँ बहुत बढ़िया रखा। अब R2 और R3 दिख रहा है सिर्फ, देखो, हाँ R2 R3 किस में दिख रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब R2 और R3 को पैरेलल में दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताओ R1 एंड R2 R3, मतलब R2 R3 का कॉम्बिनेशन यदि हम लिखें तो R इक्विवेलेंट ऑफ 2 एंड 3, ठीक है, वो किस में होगा? R2 R3 का अपन ने एक कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है, R2 R3 सोल्व करके, और यहाँ पे लगा लिया हमने R1, ठीक है। R1, तो अब बताओ R1 और ये वाला R इक्विवेलेंट काय में, सीरीज में या पैरेलल में? बढ़िया, सीरीज में, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको भैया, पैरेलल देखना आ गया, सीरीज देखना आ गया, बस आपको अब कॉम्बिनेशन तो बनाते जाएगा। आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? पैरेलल, पहले आप ये पैरेलल वाले सॉल्व कर लो, ठीक है, पैरेलल वाले सॉल्व कर ले, क्योंकि आप ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते ना। R1 और R2 बता सकते हो क्या? R1 और R2 किस में है? यदि मैं पूछूं ये R1 और R2 किस में है, बोलोगे सीरीज में। अबे सीरीज में कैसे भाई? R3 भी तो आ गया बीच में, फिर R3 को कहाँ जाओगे? सीरीज में तो वो होते हैं ना, सीरीज में तो है, मैं मान के, पर उसको सोल्व सोल्व कर ही नहीं सकते आप। सोल्व डायरेक्ट करोगे क्या R1 + R2 ऐसे?
करी गलत हो जाएगा ये तो भाई, क्योंकि फिर R3 को कैसे ऐड करोगे, इस बोलोगे सर आप इसमें R3 ऐड कर दो, और भाई इसमें R3 क्यों ऐड करोगे, जबकि जब R2 और R3 तो पैरेलल में है ना। तो R2 और R3 को आप डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं कर सकते, पहले आप पैरेलल वाला सोल्व करो, ठीक है, मतलब R2 और R3 जो है वो पैरेलल में है ना। तो इनको फॉर्मूला लगा है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। फिर क्या है, आपके पास एक इक्विवेलेंट आएगा R2 और R3 का, ये वाला, ठीक है, उसको यहाँ पे से ड्रॉ करो। अब पता चलेगा R1 और जो R2 R3 का जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज है, ठीक है, इसका और इसका। फिर इन दोनों को सोल्व कर सकते हो इजीली। अब वन होल इक्विवेलेंट कितना जाएगा, 1/, नहीं नहीं ये तो सीरीज में है, देखो इधर सीरीज में 5 में, सीरीज में तो होल इक्विवेलेंट क्या जाएगा, R1 प्लस R इक्विवेलेंट ऑफ 2 एंड 3। ये R इक्विवेलेंट ऑफ 2 एंड 3 मतलब 2 और 3 का जो मैंने यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकाला था ना वो है, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप देख लेना और भी हैं। तो अभी मैं आपको हीटिंग इफेक्ट पहले पढ़ा देता हूँ, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है फटाफट देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट देखो क्या होता है यार, अब हीटिंग आपको नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपको हीट मिल रही है, वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि मैं बात करूं, आप कहीं भी देखो, आप घर में देखते हो कि रूम हीटर लगा होता है, क्या लगा होता है, रूम हीटर लगा होता है। आजकल तो फैन आ गए, पहले ऐसा होता था कि मतलब ऐसे एक रूम, ऐसे 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 वायरिंग होती थी स्प्रिंग टाइप, ठीक है, और हाई रेसिस्टिव होती थी वो वायरिंग, जिसमें से करंट पास होता था। क्या क्या पास होता था, करंट। अब आपको पता है रेसिस्टेंस वो क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, अपोज करता है करंट को, करंट को क्या करता है, अपोज करता है। भाई करंट को अपोज करेगा तो भाई कहीं ना कहीं उसमें फ्रिक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब भाई कहीं ना कहीं उनमें ब्रेक लग रहा है, फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी, समझ रहे हो। रेसिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो भाई रोकने की कोशिश कर रहा है किसी, आप मान लो किसी भी कोई कोई चीजें आ रही है तो आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो। तो भाई कहीं ना कहीं तो, तो सारे इलेक्ट्रॉन उसमें कहीं ना कहीं तो ड्रैगिंग होगी, कहीं ना कहीं तो घिसाएंगे नहीं, तो भैया आपको पता है फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, किस फॉर्म में, इतना सा है कि आपका कंडक्टर में आप किसी भी आपका हाईली रेसिस्टिव कंडक्टर है, यदि वो मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मतलब वो हीट एनर्जी में, मतलब यहाँ से यदि इसका सीधा सा मीनिंग बोले हीट एनर्जी। फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये है प्रेस बोलते हो, जैसे आप आपकी इस्त्री करते हो, ठीक है, उस प्रेस की बात कर रहा हूँ, इस प्रकार से होती है, ठीक है, यहाँ इसी बटन में होती है गोल, ठीक है। तो ये होते हैं नाइक्रोम का, नाइक्रोम रिबन आपको दिख रही है ना, इस तरीके से आप देखोगे वो कभी खोल दिखा कि ये चीज मिलेगी, वो होता है नाइक्रोम, क्योंकि यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं, वो होता है बहुत हाईली रेसिस्टिव। क्या होता है, हाईली रेसिस्टिव। अब नाइक्रोम सिंस हाईली रेसिस्टिव होता है तो ये जो है वो बहुत ज्यादा अपोज करता है, जिसके कारण जो हमारे अब इसका क्या होता है, रेसिस्टेंस हाई होता है, रेसिस्टेंस हाई बहुत हाई होता है, तो जिसके कारण जो है भैया रेसिस्टेंस हाई होगा तो करंट को अपोज उतना ज्यादा करेगा, तो भैया हीट एनर्जी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो प्रेस आपकी इतनी ज्यादा गर्म होगी, मान लो यहाँ आपने एक ऐसा नॉर्मल ऐसा कंडक्टर रख दिया, ठीक है, उसमें से तो करंट पास हो, नॉर्मल करंट पास होगा नॉर्मली, उसमें कोई हीट प्रोड्यूस, भाई आपकी प्रेस गर्म ही नहीं, वहीं हमने यहाँ पे नाइक्रोम रखा जो कि बहुत हाईली रेसिस्टिव है,
ठीक है। यहाँ इसका लिए आप टेम्परेचर अराउंड होता है, लेकिन कुछ मतलब बहुत मेल्टिंग, ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, वो ज़्यादा होता है, तो आप इसको कितना ही गर्म कर लो मेल्ट ही नहीं होगा, ठीक है। बहुत हाई पॉइंट जाके मेल्ट होता है, ठीक है। जो रेसिस्टेंस होगा वो जो प्रोड्यूस होगी, वो काम यूज करते हैं आयरन, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से हम उसकी बात करें तो भी हीटिंग इलेक्ट्रिकल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में, तो क्या क्या है जरा घर में देख के बताओ फटाफट। बल्ब है, बल्ब जो होते थे ना, येलो बल्ब ऐसे होते थे, ऐसे पे फिलामेंट होता, ऐसा फिलामेंट, वहां पे भी क्या टंगस्टन यूज होता था। क्या यूज होता था? टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन में क्या होता था, तो मतलब हाई एलिमेंट होता है, ठीक है। इसमें भी आप करंट फ्लो करवाओगे तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हाईली हीट प्रोड्यूस करने के कारण क्या होता है, ये लाइट एमिट करता है। क्या एमिट करता है? ये हो गया बल्ब का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल जरा बताओ फटाफट हीट का। इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, जो अभी अपने इलेक्ट्रिक हीटर, क्या हो गया? इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये दो तीन बहुत से मैं आपको दो तीन ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई हीटिंग इफेक्ट की अपनी कुछ, ठीक है, एप्लीकेशंस। अब हम बात करते हैं तो फाइनल टॉपिक के बारे में, पावर, पावर, ठीक है। पावर क्या है? देखो, हमने अभी देखा था कि जो हमारा करंट होता है, क्या देखा था? फिर ऐसे मत देखो जो हमारा मतलब ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा बोलो जो मतलब ऐसा बोलो कि छोड़ो छोड़ो, इधर बताओ पावर क्या होता है। आपने इतना पॉइंट टाइम, पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना, मतलब रेट ऑफ वर्क डन, आपने कितना वर्क डन किया वही आपको पावर होगा, होगा ना। पावर यहाँ से पी से क्या है? पावर। अब ये बताओ कि वर्क कितना हो रहा है यहाँ पे? हम्म, बताओ जल्दी। वर्क डन कितना हो रहा है, जल्दी बताओ। टाइम यार 50 हो गया, पर ठीक है। आई होप कि मीटिंग क्लोज ना हुई हो, ठीक है। अभी तो मीटिंग क्लोज नहीं है, पर कोई इशू नहीं है। अपने सबसे अभी ऑफ कर देना चाहिए, जो भी हम देखेंगे लास्ट टॉपिक है हमारा, तो ये तो हम मतलब बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि अभी अब शायद करनी पड़ेगी, तो टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, 50 हो चुका है, अभी मीट बंद होने वाली होगी, ठीक है। तो जो पावर है हम वो लास्ट लास्ट में देखेंगे, ठीक है। कि क्या मतलब कल तो मतलब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें 10 मिनट का पावर का देख लेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप जो भी डाउट है वो पूछ लेना मुझसे, या फिर कमेंट करके बता देना, और तुम्हें जरूर बिल्कुल हम लोग रिप्लाई करेंगे, जो हमारे मेंटर हैं वो रिप्लाई करेंगे, ठीक है। या फिर आप मुझसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू करेंगे पावर खत्म करने के बाद, वो 10 मिनट का टॉपिक जो कि, और थोड़े बहुत अपन क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट, ठीक है। तो ओके, नाउ सो बाय, ओके, सी यू सून।